और आइए शुरू करते हैं आज की हमारी कवर स्टोरी। महाराष्ट्र में सियासी पारा चरम पर है। चुनाव तो एक चरण में है, लेकिन सीटों के बंटवारे को लेकर कई चरणों में बातचीत हुई। दावा तो है कि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो गया है। ऐसे में अब सियासी गेंद जनता के पाले में है। फिलहाल 20 नवंबर को वोटिंग और 23 नवंबर को जनता का जनादेश सामने होगा, लेकिन इस सियासी रण में अभी बहुत से दांव पेच चलने बाकी हैं। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव का शोर चरम पर है और अपनी अपनी जीत का गणित बैठाने में गठबंधन और पार्टियां लगी हुई हैं। सीट शेयरिंग का फॉर्मूला भी लगभग तय हो चुका है। सत्ता पक्ष महायुति में बीजेपी, शिंदे शिवसेना गुट और अजित पवार की एनसीपी शामिल है। तो वहीं महाविकास आघाड़ी यानी एमवीए के खेमे में कांग्रेस, उद्धव ठाकरे की शिवसेना और शरद पवार की एनसीपी शामिल है। महाराष्ट्र में चुनावी दंगल की तस्वीर इस बार 2019 में हुए विधानसभा चुनाव से काफी अलग है। 2019 के मुकाबले इस बार महाराष्ट्र की सियासत और उसके किरदार बदले बदले नजर आ रहे हैं। इनमें मुद्दे और वोटर्स से लेकर पार्टियों की विचारधारा तक शामिल है। ये पहली बार हो रहा है जब महाराष्ट्र में 6 बड़ी पार्टियों के बीच चुनावी दंगल हो रहा है। 2019 में जो चाचा भतीजा एक मंच पर एक साथ साथ थे, इस बार दोनों एक दूसरे के आमने सामने होंगे और इस सियासी लड़ाई में महाराष्ट्र की सियासत की रियासत किसे मिलेगी, ये 23 नवंबर को तय हो जाएगा। अब बात करते हैं 2019 में जो उद्धव ठाकरे हिंदुत्व के मुद्दे पर बीजेपी के साथ साथ कंधा मिलाकर चल रहे थे, आज हिंदुत्व का चोला ओढ़े एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। फिलहाल शिवसेना आज उद्धव और शिंदे गुट में बंट चुकी है और उनके वोटर्स भी अपने अपने नेताओं के साथ हैं। अब तो असली लड़ाई असली और नकली की है। महाराष्ट्र में बीते 5 साल में सियासी गणित ही नहीं बदले, बल्कि वोटरों की संख्या भी बदली है। साल 2019 में यहाँ करीब 8 करोड़ 68 लाख मतदाता थे और अब यानी 2024 में मतदाताओं की संख्या बढ़कर 9.5 करोड़ के पार पहुंच चुकी है। यानी 5 साल में 85 लाख नए मतदाता जुड़े हैं। महाराष्ट्र के क्षेत्रीय समीकरण को समझें तो ये 6 रीजन में बटा हुआ है और सीटों की संख्या भी क्षेत्रवार अलग अलग है। पश्चिम महाराष्ट्र में 70 विधानसभा सीटें हैं, विदर्भ में 62, मराठवाड़ा में 46, कोकण में 39, मुंबई में 36 और नॉर्थ महाराष्ट्र में 35 विधानसभा सीटें हैं। और सत्ता में काबिज होने के लिए कुल 288 सीटों में 145 सीटों का जादुई आंकड़ा जरूरी है। तो एक बात साफ है कि इस बार महाराष्ट्र की सियासी खिचड़ी में ऊंट किस करवट बैठेगा, जो जनता के मन को भाएगा और फ्यूचर का प्लान बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस मुद्दे पर चर्चा के लिए इस वक्त खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे बेहद लोकप्रिय सहयोगी चैनल जी 24 तास के एडिटर कमलेश सुतार साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कमलेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार प्रकाश चंद्र होता साहब। प्रकाश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। कमलेश जी, बराबर सीटों का ऐलान हुआ है, ऐसा लग रहा है बिल्कुल फूक फूक कर कदम रखे गए हैं। ये फाइनल माने या अभी पिक्चर बाकी है? देखिए, मतलब पिक्चर तो कभी फाइनल नहीं होती। जैसा क्रिकेट में होता है कि नो मैच इज ओवर टिल द लास्ट बॉल इज बोल्ड, ऐसा भी जब तक चुनाव खत्म नहीं होते, मतलब असली जिस दिन चुनाव नहीं होते, या फिर 4 तारीख अपन पकड़े, फिर भी 4 तारीख को जब तक पीछे अर्जी पीछे लेने का डेट है तब तक फिलहाल 85 का फॉर्मूला है। अब बची जो सीटें हैं वो कैसी बांटी जाएगी, अलायंस को कितनी जाएगी, या फिर इसमें भी एक 5-5-5 का एक और दौर होगा, वो डिसाइड होगा। ये शायद इसके पीछे वजह जो लग रही है मुझे दीपक, सबसे बड़ी वजह शायद हरियाणा हो। कांग्रेस बिल्कुल ही अडिग थी। कांग्रेस का कहना था कि वो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर लड़े। लोकसभा में सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी थी कांग्रेस, तो जाहिर सी बात है उनको ये पार्टी के कार्यकर्ताओं का, विशेषकर कुछ नेताओं का कहना था कि सबसे ज़्यादा सीटें हम लड़े। अब शिवसेना का ये कहना है कि जो भी सक्सेस मिला है लोकसभा में वो शिवसेना की पॉपुलैरिटी के बदौलत मिला है। तो यहाँ पर बात अड़ी थी विदर्भ, बिहार, मुंबई की कुछ सीटों को लेकर, लेकिन अभी एक वे आउट है। पिछले 2 दिनों में एक दबाव की राजनीति बन रही थी, लगातार खबरें आ रही थी कि शायद अलायंस टूट जाएगा। उद्धव ठाकरे की तरफ से एक बहुत ही हार्ड हिटिंग बयान आया था कि ऐसा इतना भी ना खींचे कि वो टूट जाए। तो ये सब बयान थे, तो कांग्रेस पे जाहिर सी बात थी, प्रेशर था। शिवसेना ने कांग्रेस हाईकमान के पास कंप्लेंट की कि नाना पटोले कुछ हार्ड बार्गेनिंग कर रहे, तो फिर उनको हटाकर आखिरी दौर में एक बेहद ही सोबर चेहरा जाने जाते हैं कांग्रेस के बाला साहब थोरात, उनको इन सब चर्चाओं में लाया गया। तो फिलहाल के लिए लड़ना ज़रूरी है, साथ में रहना ज़रूरी है। इस बात को शायद उन्होंने हरियाणा के रेफरेंस से देखा है कि हरियाणा में जिस तरह से कांग्रेस अडिग थी, कांग्रेस ने कहा कि हम बिल्कुल भी एलाइज के लिए सीटें नहीं छोड़ेंगे। महाराष्ट्र के लिए सबक था, तो
दूध का जला हुआ छाछ हरियाणा ने थोड़ा बार्गेनिंग पावर, बिल्कुल बिल्कुल। हरियाणा के रिजल्ट अगर सोचो थोड़ा उल्टा होते, आई एम वेरी श्योर कि कांग्रेस 100 सीटों के नीचे नहीं मानती थी। लेकिन अब शिवसेना भी 100 से ज़्यादा सीटें लड़ना चाहती थी, कांग्रेस भी लड़ना चाहती थी। लेकिन अब दोनों को भी, हम इसको किसी एक की विक्ट्री नहीं मानेंगे। शिवसेना को भी 2 कदम पीछे लेने पड़े हैं, कांग्रेस को भी 2 कदम पीछे लेने पड़े, और इसमें शायद फ़ायदा हुआ शरद पवार का। वो शायद 85 सीटों की तैयारी नहीं कर रहे थे, लेकिन अब शायद उनको उसमें ज़्यादा फायदा हो गया। एक बड़ा प्रचलित टर्म है और ख़ासतौर से महाराष्ट्र की राजनीति से जोड़कर इसे देखा जाता है, वो है बड़ा भाई। अभी इन तीनों में बड़ा भाई कौन दिख रहा है आपको? अब बड़ा भाई कोई ना, अब बड़ा भाई डिसाइड होगा। शायद यही एक वजह है कि अगर हमें डिटरमाइन करना है चुनाव के नतीजों के बाद में, हमने रिसेंटली शरद पवार का भी स्टेटमेंट सुना कि इसका बड़ा भाई कौन होगा, मुख्यमंत्री पद किसके पास जाएगा, वो डिसाइड होगा चुनाव के नतीजे आने के बाद। अब चुनाव के नतीजे अगर वहाँ पर लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, एक पार्टी 100 सीटें लड़ती है, दूसरी 80 लड़ती है, तीसरी 60 लड़ती है, शायद अगर एक एग्जाम्पल के तौर पर पकड़े, तो फिर जो ज़्यादा सीटें लड़ेगा, लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटीज़ उनके ज़्यादा सीटें आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होता, तो एक तरह से लेवल प्लेइंग फील्ड भी लाया कि हम तीनों ने एक सरी की जगह पर हम लोग लड़े हैं। अब जिसकी ज़्यादा सीटें आती है वो चुनाव वहाँ पर मुख्यमंत्री पद पर अपना दावा बोल सकता है। तो ये उन्होंने आगे के हिसाब से भी, ताकि जिस तरह से 2019 में चुनाव के नतीजों के बाद में रीअलाइनमेंट हुआ, इस बार भी कई लोगों की आशंका है कि शायद चुनाव के नतीजों के बाद में फिर से कोई अलग अलग रीअलाइनमेंट की पॉसिबिलिटीज़ उभर कर सामने आ सकती है। तो उसे टालने के लिए भी एक हम कह सकते हैं कि एहतियातन कदम इन्होंने उठाया। ऑलराइट, मैं क्योंकि आपके पास आऊँगा क्योंकि मुझे ग्राउंड रियलिटी समझना है। ये जो युति है, इसमें ग्राउंड के जो वर्कर्स हैं उनमें कितनी एक्सेप्टेंस है। लेकिन उससे पहले मैं नेशनल पर्सपेक्टिव पे थोड़ा एक और टेक में होता साहब का भी लेना चाहूँगा। प्रकाश जी, आपको क्या लग रहा है, ये नेचुरल अलायंस नहीं है, ऐसा बीजेपी और गठबंधन के सहयोगी जो हैं वो कहते रहे हैं, ये साहब नेचुरल, बट अभी जो इन्होंने एक सीट शेयरिंग फॉर्मूला निकाला है बराबर बराबर का, 15 सीटों पर बाद में सोचेंगे, आपको लग रहा है कि ये नेचुरली हो जाएगा या इसमें भी आप पेंच देख रहे हैं? देखिए, इसमें 2-3 बातें दिख रही है जो पूरे, आप अगर देखेंगे कैंपेन के पहले से जिस तरह से दोनों के बीचों में प्रेशर ग्रुप बिल्डर हो रहा था, और बिल्ड होकर उसको यही दावा किया जा रहा था कि हमको ज्यादा सीटें चाहिए, क्योंकि हर एक को लग रहा है सीटें, जैसे बता रहे थे कि जो ज्यादा लड़ेगा वही जीत सकता है या ज्यादा सीटें आ सकती है। लेकिन पिछली बार 165 पे लड़के 105 पे रह गई थी बीजेपी, और इस बार 71 लोगों को दिए हैं और 18 लोगों को उन्होंने रिपीट नहीं किए। क्या बीजेपी इस बात को समझ रही है? हरियाणा में चेहरा जो मंत्री जो हारे, वो इसका भी एक कारण था, क्योंकि लोगों का एंटी इनकम्बेंसी एक बड़ा फैक्टर है। राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए, महाराष्ट्र में सरकार एग्जिस्ट जितनी नहीं करती, उससे ज्यादा करप्शन की तरफ ज्यादा इशारा किया जाता है राष्ट्रीय स्तर पे। उसकी एक इमेज, एक परसेप्शन, जो गेम ऑफ परसेप्शन होता है पॉलिटिक्स, उसमें अगर आप देखेंगे महाराष्ट्र में ये आपसी समझौते के चक्कर में बीजेपी को ही नुकसान हो रहा है। दूसरी तरफ आप देखेंगे यूथ, जैसे आपने खुद कहा कि 85 लाख यूथ है, यानी कि अगर आप उसको काउंटिंग में देखेंगे, समझना चाह रहा था आपसे बात। आप सुन रहे हैं मेरी आवाज होता साहब? जी सर, जी सर। मैं थोड़ा सा, मैं क्योंकि एमवीए पर मैं समझना चाह रहा था पहले, जो शरद पवार, कांग्रेस और शिवसेना, उद्धव ठाकरे, इनमें जो सीट शेयरिंग हुई है, इनमें आपको लग रहा है कि सब नॉर्मल हो जाएगा? मैं बीजेपी अलायंस पे बाद में आऊंगा सर। देखिए सर, जैसे हरियाणा हार गई तो जिस हिसाब से शिवसेना के, उद्धव सेना के जिस तरह से बयान आए, वो सूचित कर दिया कि वो बार्गेन टेबल पे वो झुकने के लिए तैयार नहीं है। और वो इस बात को भी जोर देना चाहते हैं कि इस चुनाव और आगे भी शिवसेना को दिखाना चाहते हैं ये असली शिवसेना है, और कांग्रेस के सामने अगर झुके तो हो सकता है ओरिजिनल पार्टी का जो दमखम है वो कहीं कमजोर न हो जाए। इसीलिए वो इस तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज का कहीं पे भी स्टैंड या परसेप्शन देना नहीं चाहते, और ये नुकसान रहा, और इसीलिए आर्बिट्रेशन के लिए इन लोगों ने गए शरद पवार के पास। Okay. तो शरद पवार ही फाइनल आर्बिट्रेटर, तो यही है। तो इसी से पहले राउंड में कांग्रेस को दिख रहा है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं उतने हार्ड बार्गेन में नहीं और जैसा कि कमलेश जी ने कहा, इसका पूरा का पूरा फायदा जो है वो ऐसा लगा कि शरद पवार शायद इतना एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे, और उनकी झोली में भर भर के जो है वो सीटें आ गई हैं। बट कमलेश जी, मैं आपसे यही पूछना चाह रहा था, ग्राउंड रियलिटी क्या है? ग्राउंड पर क्या कार्यकर्ताओं ने इस अलायंस को नेचुरली मान लिया है? एक दूसरे के साथ जब मिलते हैं तो पुराने जो रंजिशें थी वो भूल के अब ऐसा लगता है कि हाँ, सबको साथ में मिलकर लड़ना है, या अभी भी कंफ्यूजन है? देखिए, आपने देखा होगा
जब महाविकास आघाड़ी बनी थी 2019 में महाराष्ट्र में, तो एक जो कॉमन क्रिटिक था उनके खिलाफ वो था कि ये अननेचुरल अलायंस है। शिवसेना भाजपा का अलायंस महाराष्ट्र में था, वो नेचुरल अलायंस था कि दोनों हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को मानने वाली पार्टीज़ है, राइट विंग की तरफ दोनों का झुकाव है दोनों पार्टियों का। कांग्रेस एनसीपी साथ अलायंस में थी तो दोनों सेक्युलर पार्टीज मानी जाती थी। अब ये पूरा महाराष्ट्र में जो खिचड़ी पॉलिटिक्स हुआ है, ये पूरी खिचड़ी जो बन गई, उसके बाद में 22 के बाद में जब शिंदे साथ में थे, शिंदे और भाजपा साथ में, तब भी इस अलायंस को नेचुरल कहा जाता। ऑन द कॉन्ट्ररी कि ये भी बताया जाता था कि चूंकि शिवसेना अपने विचारों से दूर जा चुकी है, इसलिए हमने भाजपा के साथ वापस जाकर हमारी नेचुरल अलायंस को हमने तवज्जो यहाँ पर दिया है। अब अजीत पवार के जुड़ने के बाद फिर से पूरा पाला बदल गया। उस वक्त से अगर आप ठीक से नोटिस करेंगे दीपक, तो वो क्रिटिक बंद हो गया, नेचुरल अलायंस अननेचुरल अलायंस का क्रिटिक बंद हो गया, क्योंकि अजीत पवार अब साथ में। लोकसभा में इसका शायद खामियाजा भुगतना पड़ा। अगर ये सवाल क्या भुगतना पड़ा, अगर ये सवाल पूछे जाए तो इसका जवाब बिल्कुल असर्टिव होगा कि हाँ, अजीत पवार और भाजपा के बीच में वोट ट्रांसफ़र हुए क्या, तो ये नहीं हुआ है। अजीत पवार और भाजपा के बीच में वोट ट्रांसफ़र का आंकड़ा अगर हम माइक्रो लेवल पर जाकर देखते हो तो शायद वहाँ पर नहीं हुआ है। बीजेपी का कोई कार्यकर्ता, मतलब एक बीजेपी की बीजेपी नहीं, हम एक सोशल मीडिया पर इन्फ्लुएंसर है जो हमेशा ट्वीट करती है, उनका एक ट्वीट उस वक्त बहुत वायरल हो गया। तो उन्होंने कहा था कि हमने सालों साल बीजेपी को वोट किया है। शी इज़ इन बारामती, और उनका घर बारामती कॉन्स्टिट्यूंसी में आता है, पुणे का कुछ बाहरी हिस्सा, पुणे शहर का बारामती में आता है। तो आई वुड हैव नेवर थॉट इन माई लाइफ कि मैं कभी घड़ी निशान पर ये लगाऊंगी, लेकिन मजबूरी के तौर पर मुझे वोट करना पड़ रहा है। अब ये मजबूरी जो वर्ड है ना, दैट इज़ द की वर्ड। तो ये एनसीपी की तरफ से वोट जाना, अब ये सबसे बड़ा चैलेंज होगा। लोकसभा में तो ठीक है, चलो खैर एक चेहरा था, इशू एक था कि नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री तीसरी बार बनाना है, हैट्रिक करनी है, फिर एक बार मोदी सरकार वाला नारा था। इस बार महाराष्ट्र में ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है। उल्टा बीजेपी के कार्यकर्ताओं में संभ्रम रहेगा कि मुझे वोट करना है तो किसको वोट करना है। क्या मुझे एकनाथ शिंदे को वोट बनाने के लिए मुझे पूरा जी जान झोंककर काम करना है, या फिर अजीत पवार भी सीएम बनने की मंशा रखते, उसी के लिए तो पार्टी छोड़कर, अपने चाचा का साथ छोड़कर इतनी बड़ी बगावत करके सामने शिंदे अपनी कुर्सी रिटेन करना चाहते हैं। जाहिर सी बात है देवेंद्र फडणवीस भी एक कमबैक करना चाहते हैं, जिस तरह से उनको राजनीति से जाना पड़ा, मतलब मुख्यमंत्री पद उनका चला गया 19 में, 22 में आए वापस, लेकिन डिप्टी सीएम के तौर पर आए, तो वो भी एक मैसेजिंग देना चाहते हैं कि मैं वापस आना चाहता हूँ। तो अभी ये लड़ाई में वोट ट्रांसफर कैसे होगा, बिकॉज यू नीड अ फेस। चुनाव कुछ भी हो, कितना भी छोटा चुनाव हो, चेहरे पर लड़ा जाता है। राज्य के इश्यूज भले ही अलग हो, केंद्र के इश्यूज अलग हो, लेकिन अल्टीमेटली यू नीड अ फेस। वो फेस के लिए कन्फ्यूजन रहेगा, और उसमें आप वोट ट्रांसफर कैसे करोगे, कौन से आधार पर करोगे। अजीत पवार अभी भी कहते हैं कि हम महाराष्ट्र में, जैसे हमेशा नेताओं के मुंह से आपने सुना होगा, हम शाहू फुले अम्बेडकर की विचारधारा में मानने वाले, सेक्युलर विचारधारा में मानने वाले लोग हैं। फिर अगर उस तरह का प्रचार करते हो तो कितना आपको एक्सेप्टेंस मिलेगा बीजेपी के वोटर से। दूसरी तरफ आज की देखो एनसीपी की लिस्ट आई है अजीत पवार की। अजीत पवार ने अपने सभी कद्दावर नेताओं को लिस्ट में नाम डाले, एक नाम उसमें मिसिंग है। कौन सा नाम मिसिंग है? नवाब मलिक का। नवाब मलिक का नाम पहली लिस्ट में है नहीं। नवाब मलिक और सना मलिक, उनकी बेटी, दोनों लड़ने वाले हैं, पहले लिस्ट में उनका नाम नहीं, तो शायद वो इम्पैक्ट आ सकता है बीजेपी में। अंदरूनी हमें ये बात पता चलती है कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं का, ऑफिस बेरर्स का, नेताओं का विरोध है कि नवाब मलिक को ऑफिशियली कैंडिडेट बनाया जाए या नहीं जाए। आपको याद होगा कि किस तरह से उनके खिलाफ पूरा मोर्चा खोल दिया था बीजेपी के कनेक्शंस, प्रतिशोध की राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा नवाब मलिक। एग्जैक्टली। तो अगर वो उनकी छत्रछाया में एक तरह से लड़ेंगे चुनाव, तो बड़ी कॉन्ट्रडिक्टरी तस्वीर। तो इसीलिए और ये कन्फ्यूजन, अगर हम बात कर रहे हैं, तो अगर हम पत्रकारों के तौर पर इस चीज़ें इतनी हमें कॉम्प्लिकेटेड लगती है, तो सोचिए ग्राउंड लेवल पर इसका कन्फ्यूजन कितना हो सकता है। एक एडवांटेज इसमें महाविकास आघाड़ी को कौन सा मिला दीपक, कि वो 3 साल तक अलायंस था, लगभग 2.5 साल तक उनकी सरकार रही। शुरुआती तौर पर उनको क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा, लेकिन धीरे धीरे वो परकोलेट हो गया था कि चलो कांग्रेस और शिवसेना साथ में आई है, शिवसेना ने अपनी राजनीति थोड़ी बदल दी है, वो एक्सेप्टेंस आ गया था। जब तक एकनाथ शिंदे की बगावत हो गई, शिंदे मुख्यमंत्री बन गए, और तब शायद अलायंस और ज़्यादा कोहेसिव हो गया। टूटने के बाद जब आप ऐसा अनसेरिमोनियसली बाहर जाते हो, तो आपकी अलायंस, मतलब जितना सरकार में तीनों में हमें एकजुट देखने को नहीं मिलती थी, कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना में, उतनी ऑपोजिशन में देखने को मिली, विच इज़ वेरी रेयर इन पॉलिटिक्स। तो ये अभी चैलेंज है। वोट ट्रांसफर हुआ है तो बिल्कुल हुआ है, क्योंकि देखिए बीजेपी ने पिछले कुछ दिनों वोट जिहाद का मुद्दा निकाला सामने। ये कह रहे थे कि मुस्लिम वोटों के आधार पर शिवसेना को यहाँ पर सक्सेस मिली है लोकसभा में। इसका मतलब कांग्रेस का भी कुछ वोट का तबका होगा जो शिवसेना को ट्रांसफर हुआ, अगर मुस्लिम वोट उनको मिले, तो वहाँ पर वोट ट्रांसफर का इशू इतना बड़ा नहीं रहा है। एनसीपी और शिवसेना दोनों रीजनल पार्टीज़ है। शरद पवार और बाला साहब ठाकरे की एक ज़माने में दोस्ती थी, वो दोस्ती की आज भी सौगातें दी जाती है। भले ही दोनों अलग अलग पार्टीज़ में रहोगे, एक दूसरे पर उन्होंने टिप्पणी की होगी पॉलिटिकल रैलीज में, लेकिन दोस्ती उन्होंने बरकरार रखी थी राजनीति के बाहर भी। तो उनमें वोट ट्रांसफर में इशू नहीं था। इशू था कांग्रेस में। कांग्रेस का वोट ट्रांसफर हुआ है।
लेकिन महाविकास आघाड़ी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये होगा कि ये अजीत पवार के वोट्स आ पाएंगे क्या। और अजीत पवार की कितनी सीटें आएगी, कितनी जगह उनको मिलती है, वो अलग बात है। सबसे बड़ा मुद्दा ये रहेगा कि वोट ट्रांसफर कैसे होगा। शिवसेना भाजपा में तो होता रहा है, वो हो भी जाएगा, क्योंकि वही धनुष्मान के चिन्ह, वो चुनाव चिन्ह पर वो लड़ रहे सामने। घड़ी को बीजेपी का वोट कितना करेगा, ये बहुत उसमें भी छोटी मोटी सीटें नहीं है, 50-55 के आसपास। जी बड़ा आंकड़ा है। आसपास बड़ी सीट्स हैं जी। और उसमें कैसे होगा प्रकाश जी? अब थोड़ा सा, अब ये बीजेपी के लिए कितना बड़ा चैलेंज है एनसीबी अजीत पवार गुट की 50-55 सीटों को समेटना, उनका टेक केयर रखना, फिर शिवसेना को 78-80 के आसपास हुई हैं उनकी सीटों को देख, कितना बड़ा चैलेंज होगा। और इन सब के बीच में वही जो मैं बार बार कह रहा हूँ, बड़ा भाई की इमेज बनाए रखना। अब वो देवा भाव के पोस्टर जो लगे थे मुंबई से नवी मुंबई के बीच में अकेले लगे थे, देवा भाव एकदम अकेले छपना चाह रहे थे पोस्टर्स में। अब लेकिन मजबूरी तो यहाँ इनको साथ में लेकर चलने की है। तो अब बीजेपी के लिए किस तरह की गणितें हो गई हैं सर? देखिए, हरियाणा के साथ मैं अगर दोनों को कंपेयर करूं, हरियाणा में छोटा सा 90 सीट से भी कम था और छोटा सा राज्य है, माइक्रो मैनेजमेंट बेहतर था। यहाँ अगर काम करेंगे 280 सीट है, काफी बड़ा है और उसमें आपको मैनेज करना है 2-3 चीजें। पहली बात है, आपको एनसीपी को काउंटर करना है, आपको ये बताना है कि भाई वहां किन हालातों में आपको अजीत दादा को सपोर्ट करना या नहीं करना, जो भी होगा। दूसरी तरफ से अगर बात करें, उद्धव ठाकरे जिस तरह के मुद्दे उठा रहे हैं उसको भी आपको काउंटर, तो वहां फ्रंट ज्यादा खुले हैं। और सबसे बड़ी बात वहां पे है कि क्या, चाहे हम गडकरी की बात करें, बाकी बीजेपी के नेता की बात करें, क्या सब लोग समर्थन करेंगे देवेंद्र फडणवीस को कि वो आगे आए और वो सबसे बड़े चेहरा के तौर पे आए? अब नागपुर से बात करके अगर विदर्भ में जाए, बाकी इलाके में जाए, ठीक है, थोड़ा मौसम बहुत अच्छा रहा है और उसी हिसाब से बारिश के कारण थोड़ा तंगी ज्यादा नहीं हो रही है। ये बहुत सौभाग्य की बात है इस सरकार के लिए। लेकिन आगे की अगर बात करें, आपसी कोहेसिवनेस नहीं है और तनातनी जो है, जैसे अभी एक साइडेड उन्होंने, बीजेपी ने डिक्लेयर कर दिया अपने 90 सीट का, तो बाकी लोगों ने कहा हम भी लड़ना चाहते थे, हमको बिना पूछे किस तरह से कर दिया। ये सूचित कर रहा है वो लोग क्या वाकई बीजेपी के लिए काम करेंगे, जो शिवसेना से, जो सिंधिया सेना से हैं, वो लड़ेंगे या मदद करेंगे क्या? इस तरह की कई है जो माइक्रो मैनेजमेंट में कोई इस तरह का एक लीडर होना चाहिए जो बाहर बैठ के पूरे चीजों को मैनेज करे। मैं आप दोनों से संक्षेप में, अगर बिल्कुल सर, बहुत इन डेप्थ एनालिसिस आप दोनों ने दी, समय की कमी इसलिए संक्षेप में सुतार साहब से शुरुआत कर रहा हूँ। अभी क्या लग रहा है सर, किसका पलड़ा भारी है, महायुति एमवीए, किस, दोनों में से किसका पलड़ा? अभी इवनली पॉजिटिव गेम क्या था, देखिए लोकसभा में एकदम संक्षेप में, लोकसभा में डिफरेंस जो वोट, भले सीटों में बहुत बड़ा फासला रहा हो, 31 और 17 का आंकड़ा रहा हो, लेकिन वोट शेयर अगर हम देखें परसेंटेज, तो सिर्फ 1.5% का फर्क था। 1.5% के फर्क को लाडली बहना जैसी एक स्कीम थी जो बहुत ही पॉपुलर रही है, उसने तकरीबन, ये मेरा अंदाज़ा है, दिस इज माय एनालिसिस, कि वो 1.5% का गैप जो है भर चुका है। द गेम इज़ इवनली पॉइज्ड नाउ। अब गेम शुरू होता है फॉर्म भरने के बाद में, चुनाव के जिस दिन फॉर्म भरना तो अभी शुरू हो गया, 29 को लास्ट डेट है। उसके बाद में चुनाव में कौन से मुद्दे आते हैं, उसे किस तरह से काउंटर किया जाता है, ये आखिरी वाले जो स्लॉग ओवर्स में जो अच्छी बैटिंग कर जाएगा वो इस मैच का विनर होगा। यानी कि अभी बराबरी पे मैच चल रहा है, अभी बराबरी, बड़ा दिलचस्प है। प्रकाश सर, अभी मैच बराबरी पे चल रहा है, सुतार साहब का कहना है, आपको लग रहा है किसी का पलड़ा भारी है? संक्षेप में देखिए, जिस हिसाब से केंद्र सरकार ने अभी एमएसपी का डिक्लेयर किया, धान को छोड़ के बाकी सबका तो उसी से साफ हो जाता है, वो एक एक इशू को पकड़ के आगे बढ़ना चाहती है। और आप देखिएगा, कुछ बड़े नेता आएंगे, वहां बैठेंगे, अपने अपने डिवाइड कर देंगे और उसी हिसाब से माइक्रो मैनेजमेंट को लेंगे। बीजेपी उसी माइक्रो मैनेजमेंट के तहत जाना चाहती है। लेकिन एक बात यहाँ पे है, राहुल गांधी को एक बात समझ में आ गया है, अब कॉन्फिडेंस पे काम नहीं चलता। लोग जो कहते हैं या जो बाकी सेफोलॉजिस्ट कहते हैं उस पे ना जाएं और धरातल पे आके देखें और एंश्योर एवरी वोट, दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर देम। तो सियासत के आसमान में लंबी लंबी छलांग और उड़ान भरने वाली दोनों महा जो पार्टियां हैं देश की, अब उन्हें धरातल पर आना होगा। महाराष्ट्र ने कम से कम एक ऐसी बिसात तय कर दी है राजनीति की जिसमें हवाबाजी नहीं चलेगी, आपको धरातल पर उतरना होगा, ज़मीनी मुद्दों को पकड़ना होगा। एक तरफ जनता है जिनकी आकांक्षाओं को आपने साधना है और दूसरी तरफ है आपके गठबंधन सहयोगी जिनसे ना नुकुर करते हुए भी आपको साथ लेकर चलना है। जिसने ये कर दिया उसी का पलड़ा होगा भारी। बहुत बहुत शुक्रिया, आगे भी एनालिसिस जारी रहेगा। थैंक यू सो मच सुतार सर, वक्त निकाला आपने। प्रकाश सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।